चलिए इंग्लिश, जिसको मैं पहले बोल चुका हूं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज सीखने के लिए हमें पहले से पता है कि कोई भी लैंग्वेज आप या हम सीखना चाहते हैं तो लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग किसको सीखते हैं? साउंड को सीखते हैं। कोई भी भाषा सीखने पर के लिए कोई भी भाषा यदि आप सीखना चाहते हैं उससे पहले हमें उस भाषा में कोई ना कोई एक साउंड सीखना पड़ता है। यदि एक छोटा सा बच्चा आपके घर में होगा तो वह कोई भी भाषा बोलने से पहले, चाहे वह जहाँ का भी लड़का हो या लड़की हो सकती है, बिहार का हो, यूपी का हो, झारखंड का हो, बंगाल का हो सकता है, कहीं का भी, दिल्ली का हो सकता है, महाराष्ट्र का हो सकता है, कहीं का भी यदि बच्चा होगा तो वो जो भी भाषा वो सीखने की कोशिश करेगा, उस भाषा को सीखने से पहले उसका पहले एक साउंड का फ्लो आता है, वो एक साउंड बोलता है। उस साउंड के आधार पर फिर आपका आगे का जो भी डेकोरेंडम है वो आगे बढ़ जाता है। अब इंग्लिश एक लैंग्वेज साउंड, और साउंड के बाद हम लोग बनाते हैं लेटर। साउंड के बाद क्या बनाते हैं? लेटर बनाते हैं। और लेटर के बाद यदि क्या बनाना चाहेंगे तो लेटर के ग्रुप को हम लोग कह देते हैं वर्ड कह देते हैं। अब एक एक करके समझ लेना है कि इंग्लिश लैंग्वेज तो चलता रहेगा। हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है, या जो इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड की चर्चा की जाती है, साउंड को दो भागों में बांट कर बताया जाता है। एक है वॉवेल साउंड, ध्यान रखिएगा, और एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड की चर्चा हम लोग करते हैं, जिसकी जानकारी हम लोग आगे सीखते रहेंगे। इसके बाद आते हैं लेटर। तो लेटर हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में कितने हैं? 26 लेटर्स हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इस लेटर का जब ग्रुपिंग किया जाता है तो उसको हम लोग एक नाम दे देते हैं वर्ड को, यानी कि जितने भी 26 लेटर्स है उसमें से कुछ लेटर्स को चूज करके हम लोग एक ग्रुप में डालते हैं, उस ग्रुप का एक फॉर्मेशन तैयार करते हैं, और जो हमारा फॉर्मेशन बन के निकलता है उसका जब एक मीनिंग आता है तब हम लोग उसे कहते हैं वर्ड। क्या कहते हैं? वर्ड। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्ड को लेकर, कि वर्ड की जानकारी लेते हैं। अब मैंने जैसे कह दिया CWO। अब CWO में आप इतना तो कह सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, कि इसमें बहुत सारे लेटर्स है। तो वर्ड क्या होता है? वर्ड को हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर का जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो उसके बाद जो एक वर्ड बनता है, उसका एक मीनिंग आता है, उस मीनिंग से निकले हुए ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम लोग वर्ड कह देते हैं। CWO, इसमें 3 लेटर्स है टोटल, ध्यान रखिएगा, इसे ग्रुप ऑफ लेटर्स कह दिया जाएगा। लेकिन मुझे बताइए CWO जो है ये मीनिंगफुल है कि मीनिंगलेस है? CWO, इज इट मीनिंगफुल और मीनिंगलेस? यह जो है मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है? क्या कोई ऐसा वर्ड है जिसमें CWO का कोई ना कोई एक रेफरेंस, कोई एक मीनिंग निकले? ऐसा कोई वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में है नहीं, ध्यान रखिएगा। तो CWO जो है ये मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है। ग्रुप ऑफ लेटर्स ठीक है, लेकिन ये मीनिंगलेस निकल गया। मीनिंगलेस यदि निकल गया तो फिर इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, तो ये वर्ड ही नहीं कहलाएगा। वर्ड होने के लिए आपको ग्रुप ऑफ लेटर्स के साथ साथ ध्यान रखिएगा उसका एक मीनिंग भी आना चाहिए। यदि मीनिंग नहीं आएगा तो फिर आपका वो तो बनेगा ही नहीं बनेगा। अब इसी को मैं पलट दूं, COW मैं लिख देता हूं, थोड़ा मैंने इसको अरेंज कर दिया। अब अरेंज कर दिए, इसे भी कहा जाएगा ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स कह दिया जाएगा। इसमें 3 वर्ड हैं। अब ग्रुप ऑफ लेटर्स के बाद कहा जाएगा कि इनका जो है ये मीनिंगफुल है कि मीनिंगलेस है। तो हमें ये पता है CWO जो है इज अ नेम ऑफ एन एनिमल, ये एक प्रकार के एनिमल का नाम है जिसको हिंदी में हम लोग गाय कहते हैं। ओके, सी इज वर्शिप्ड इन द हिंदू रिलीजन, इसे हिंदू रिलीजन में वर्शिप यानी कि पूजा की जाती है। गाय को हम लोग माता मानते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रोनाउन सी का यूज किया गया कि सी इज वर्शिप्ड इन द हिंदू रिलीजन, या सी इज वर्शिप्ड बाय हिंदूज, हिंदुओं के द्वारा इन्हें पूजा जाता है। तो यहाँ जो काव है COW, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स के साथ मीनिंगफुल भी है, यानी इसका अपना एक मीनिंग निकल के आता है, और जब इसका अपना मीनिंग निकल के आता है तो इसको हम लोग कह देते हैं वर्ड।
तो ग्रुप ऑफ लेटर्स के साथ मीनिंगफुल भी और क्या हो गया, वर्ड भी हो गया। तो इससे हमें जानकारी मिली कि वर्ड होने के लिए ग्रुप ऑफ लेटर्स का होना जरूरी नहीं है, उनके एक मीनिंग का भी होना जरूरी है, तभी आप उसको वर्ड कह पाइएगा। तो वर्ड के लिए क्या क्या चाहिए, ग्रुप ऑफ लेटर्स चाहिए जिसका अरेंजमेंट सही हो और उस सही अरेंजमेंट से एक मीनिंग निकलना चाहिए, यानी कि वह मीनिंगफुल होना चाहिए, तभी जाकर आप क्या कह सकते हैं, उसको वर्ड कह सकते हैं। ये हुई वर्ड की जानकारी। अब इसी वर्ड्स में क्या होता है, अब इनके अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। वर्ड का क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, और उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे टॉप लेवल के पोजीशन जो बनाए हुए हैं उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो हमें सीखना क्या है, नाउन आइडेंटिफिकेशन, कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, इसको मैं कॉन्सेप्ट में डालता हूँ, कॉन्सेप्ट फर्स्ट, और इसको हम सीखते चले जाएंगे। यदि मैं कह देता हूँ एक सेंटेंस बना लेते हैं, क्या बनाए सेंटेंस, पद्मिनी इज एन इंस्पायरेबल वुमेन, कि पद्मिनी इज एन इंस्पायरेबल वुमेन। अब इसमें मुझे जानना है कि यह पद्मिनी जो है इनका क्या कहेंगे। ये वर्ड तो है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, इनका एक मीनिंग भी आता है, यानी कि इज अ टाइप ऑफ नेम है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, सबसे पहले यदि पूछा जाए पद्मिनी क्या है, तो अक्सर कहा जाता है कि पद्मिनी नाउन है, पद्मिनी नाउन है। अब नाउन है तो यह कैसे नाउन है, यदि हम लोग इसे नाउन कह रहे हैं तो यह कैसे नाउन है, तो एक और एग्जाम्पल या एक और तरीके से समझाया जाता है कि यह एक प्रकार का नाम है, यानी कि नेम है। पद्मिनी नाउन कैसे है, तो नाउन होने के पीछे जो वजह है वो वजह को हम लोग कहते हैं कि यह नेम है, कि पद्मिनी एक नाम है जिस वजह से हम लोग इसको नाउन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, पद्मिनी नाम है, नाउन कहते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ और चेंजेस करता हूँ, अब उसको समझिएगा। मैं यहाँ क्वेश्चन कर देता हूँ, हु इज एन इंस्पायरेबल वुमेन, हु इज एन इंस्पायरेबल वुमेन। तो मुझे बताइए आंसर में आप क्या लिखना पसंद कीजिएगा। हु इज एन जो इंस्पायरेबल वुमेन है, इसके आंसर में क्या आना चाहिए। बिल्कुल सही। जब हम लोगों का आंसर है, पद्मिनी इज एन इंस्पायरेबल वुमेन, ये मैं किसी को बता रहा हूं, और सामने से पूछ दिया जाता है कि हु इज एन इंस्पायरेबल वुमेन, कौन इंस्पायरेबल वुमेन है, तब आंसर दिया जाएगा पद्मिनी इज एन इंस्पायरेबल वुमेन। यानी यहाँ जो आपको पद्मिनी जो आंसर वर्ड दिख रहा है, ये आपके किसी क्वेश्चन का ये आंसर है, और वह क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है, हु इज एन इंस्पायरेबल वुमेन, क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब इसका यदि आप जवाब तलाशिएगा तो आपको जवाब आएगा पद्मिनी। क्या जवाब आया, पद्मिनी। यानी यहाँ जो पद्मिनी है, कहीं ना कहीं आप खोजिएगा, यह रिप्लाई ऑफ हु है, रिप्लाई ऑफ हु से क्वेश्चन जब किया गया तो आपको रिप्लाई में आ गया पद्मिनी, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, रिप्लाई ऑफ हु। और हम लोग इसे पहले से तो कह ही रहे हैं कि नाउन है। क्या कह रहे हैं, नाउन। किस वजह से कह रहे हैं, क्योंकि नेम है। ओके, तो इसमें मैंने पद्मिनी के बारे में 3 जानकारी दिया। और पहला जानकारी ये रहा कि रिप्लाई ऑफ हु, जो कि मैंने आपको दिखाया कि पद्मिनी इज एन इंस्पायरेबल वुमेन, ठीक है। मैंने यदि क्वेश्चन कर दिया कि हु इज एन इंस्पायरेबल वुमेन, तब यहाँ आ जाता है पद्मिनी इज एन इंस्पायरेबल वुमेन, यानी इस क्वेश्चन का यह आंसर होता है। तो पद्मिनी में मैंने ये कहा कि ये रिप्लाई ऑफ हु के साथ ये नाउन भी है और यह नेम भी है। इतना तक ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कह सकता हूँ, पुतिन इज द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया। पुतिन इज द प्रेसिडेंट ऑफ
रसिया। अब यहाँ कहा गया कि जो व्लादिमीर पुतिन है, ध्यान रखिएगा, इज द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया। अब यहाँ कहा जाएगा कि इसमें कोई नाम है, मतलब कोई नाउन है, तो कहा जाएगा बिल्कुल सर, पुतिन नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि इज अ नेम, ये एक प्रकार का नेम है। और खासकर किनका नाम है? कि जो रूस है वहाँ के राष्ट्रपति का नाम पुतिन है, पूरा नाम शायद व्लादिमीर पुतिन है। नेम आ गया। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन में डाला, क्वेश्चन में मैंने यह डाला कि पुतिन इज द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया। अक्सर आप कभी जीके का बुक जनरल नॉलेज यदि पढ़ते होंगे तो उसमें छोटे छोटे बच्चों को भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है कि हु इज, इस प्रकार क्वेश्चन होता है कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया, ऐसा कह दिया जाता है। तो आंसर में क्या आ जाता है? पुतिन। अब इसको चेक करेंगे, मैं लिख देता हूँ हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया, ऐसा मैंने क्वेश्चन कर दिया। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया। आप देखिएगा आपको रिप्लाई में क्या मिलेगा? पुतिन। पुतिन। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया, तो आपको रिप्लाई मिल गया पुतिन। अब पुतिन को आप कह रहे हैं नाउन नेम, मैंने कहा ठीक है, लेकिन इसके बारे में एक और जानकारी आ गई। वह जानकारी क्या हो कि यह रिप्लाई ऑफ हु है। रिप्लाई ऑफ हु, कि हु से जब मैं क्वेश्चन करता हूं तो मुझे रिप्लाई में पुतिन का जवाब आता है, मतलब पुतिन आंसर के रूप में हमें आता है। तो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया, तो पुतिन इज द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया। तो हियर पुतिन इज द रिप्लाई ऑफ हु, एंड वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड दैट पुतिन इज अ नाउन बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, क्योंकि यह एक क्या है? पर्सन का नाम है, तो वह भी कह देते हैं। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं कि जिसको आप नाउन कहने का काम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वह कहीं ना कहीं आपको रिप्लाई में तो मैच कर रहा है। यहाँ जो रिप्लाई ऑफ हु है जो कि नाउन है और वह नेम है, तो हम लोग नाउन को आइडेंटिफाई दो तरीके से कर रहे हैं। एक हम लोग इस प्रकार से कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है यह नाउन है क्योंकि यह नेम है, लेकिन मैंने आपको इसी में एक और बात बता दिया कि यह रिप्लाई ऑफ हु भी हो सकता है। तो नाउन को जब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हम यह जान पाएँ कि रिप्लाई ऑफ हु होना, कि हु का जो रिप्लाई होता है यह कहीं ना कहीं आपको नाउन की ओर ही ले जाता है। रिप्लाई ऑफ हु क्या है? नाउन की ओर ले जाता है। तो जिस नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें यह कहना पड़ता है कि वह एक नाम है, हम यह भी कह सकते हैं वह क्या है? एक प्रकार का हु का रिप्लाई बन सकता है। ओके, चलिए ठीक है। अब इसमें समझ क्या लेना है, हमारे समझ में कॉन्सेप्ट जो आया वो आया कि हु का रिप्लाई जो भी होगा वो नाउन होगा। कैसे होगा? तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप जिसको नाउन कह रहे हैं, आप उसको नाउन किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि वो नेम है। लेकिन साथ ही साथ आपको एक और तरीका मिल गया कि जिसको हम लोग नाम कह रहे हैं, यानी नाउन कह रहे हैं, वह रिप्लाई ऑफ हु भी तो हो जाता है। पद्मिनी को आपने नाउन कहा, क्यों कहा? नेम की वजह से। तो उसी में मैंने देखा कि यह हु का भी रिप्लाई है। पुतिन को आपने नाउन कहा, किस वजह से कहा? क्योंकि नेम है। इसी में पता चला पुतिन जो है यह रिप्लाई ऑफ हु भी तो आ रहा है, यानी हु का भी रिप्लाई बन रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि जिसको हम लोग नाउन कह रहे हैं, और नाउन कहने का वजह हम लोगों के पास क्या होता है कि नेम। उसी में हमें यह भी जानकारी मिला, एक और रिसर्च आगे सामने आई कि यह हु का भी रिप्लाई साथ ही साथ हो जाता है। तो इससे वजह से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि नाउन को आइडेंटिफाई करने में जब हम नेम बोलते हैं उससे अच्छा बोलिए रिप्लाई ऑफ हु, यानी हु का रिप्लाई जो भी बनेगा उसे क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट फर्स्ट हुआ, जिसको हमने दो एग्जाम्पल से समझ लिया। यदि आप चाहते हैं एक और एग्जाम्पल दे देना, तो चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख देता हूँ, छोटा सा शॉर्ट में। तीसरा, किसी का भी छोटा सा भी नाम ले लीजिए। यदि मैं कह देता हूँ खुशी इज इंटेलिजेंट, बहुत छोटा सा मैंने सेंटेंस ले लिया, खुशी इज एन इंटेलिजेंट। इसमें कहा जाएगा कि खुशी को नाउन है। क्यों कहा जाएगा भाई? क्योंकि यह नेम है। किसका नेम है? तो दिस इज अ नेम ऑफ अ गर्ल, यह एक गर्ल का नाम है। लेकिन इसी में हम लोग इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि हु इज इंटेलिजेंट। हु इज इंटेलिजेंट, कौन इंटेलिजेंट है? तो आपको आंसर में मिलेगा खुशी इंटेलिजेंट है। तो यहां पर हमें जानकारी मिला कि यह रिप्लाई ऑफ हु भी तो बन ही जाता है, यानी खुशी जो कि नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि नेम है,
उसी में हमें एक और जानकारी मिला कि हु का भी रिप्लाई है। तो अब हमें बदलाव क्या करना है, उसकी तरफ मैं बात करता हूँ। बदलाव यह करना है कि जिस नाउन को हम लोग इसलिए पहचानते हैं क्योंकि यह नेम है, उसको आप इसलिए नाउन पहचानिएगा क्योंकि आप कहेगा ये रिप्लाई ऑफ हु है। नाउन में ये नहीं कहना कि ये नाम होने के वजह से यह नाउन है, आपको कहना है कि हु के रिप्लाई होने के वजह से यह नाउन है। अब आंसर जरा सोच के देखिए, नाउन क्या है, तो नाउन जो नेम होगा उसे नाउन कहेंगे, और एक तरफ कहा जाता है जो हु का रिप्लाई होगा वह नाउन होगा। अब ग्रामर की भाषा में समझिए कौन सा आंसर सटीक बैठ रहा है, नाम होने के वजह से नाउन या हु का रिप्लाई होने के वजह से नाउन। तो आपको भी लगेगा ये नाम होने के वजह से नाउन ये बोलना और हु के वजह से रिप्लाई होना, इस वजह से नाउन होना, आपको हु वाला ज़्यादा सटीक नजर आएगा। और आप इस बात को ग्रामर के तरीके से बोलिएगा, ग्रामेटिकली वे में बोलिएगा, आप ध्यान रखिएगा। आपका बोलने का जो तरीका रहेगा ये ग्रामर वाला रहेगा कि हाँ रिप्लाई ऑफ हु इज अ नाउन। बनिस्पत ये कहते हैं जब हम लोग कहते हैं द नेम इज अ नाउन, उसके अच्छा रहेगा आप यदि बोलते हैं कि रिप्लाई ऑफ हु इज अ नाउन। ये कॉन्सेप्ट पहला याद रखिएगा कि रिप्लाई ऑफ हु क्या हो जाएगा, नाउन। इसी में आगे बढ़कर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो इस बात को सही से याद रखिएगा कि हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को ब्रॉड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कि कैसे चेक किया जाता है। अब कॉन्सेप्ट सेकंड में आते हैं, और कॉन्सेप्ट सेकंड हमें किस ओर ले जाता है वो देख लेते हैं। एवरीबडी नोज, इसी को मैं कहूं पद्मिनी। एवरीबडी नोज पद्मिनी। अब इसमें कहा जाएगा क्या इसमें तुम्हें कोई नाउन दिख रहा है, तो कहा जाएगा जी पद्मिनी नाउन दिख रहा है, नाउन है। इसका वजह क्या है, तो कहा जाता है नेम है। पद्मिनी नाउन है किस वजह से, नेम की वजह से, कोई डाउट नहीं, पद्मिनी नाउन है, मैं भी कह रहा हूं। अब इसी में मैं एक और क्वेश्चन डाल देता हूं, मैं कहता हूं एवरीबडी, हर कोई, एवरीबडी नोज हूम, एवरीबडी नोज हूम, मैंने एक क्वेश्चन लगा दिया। हर कोई जानता है, अरे जानता है तो किसको जानता है, पद्मिनी को। हर कोई जानता है तो किसको जानता है, पद्मिनी को जानता है। तो यहां अब इसको क्वेश्चन बनाते हैं, तो एवरीबडी नोज हूम, एवरीबडी नोज हूम, तब कहिएगा एवरीबडी नोज पद्मिनी। क्वेश्चन है एवरीबडी नोज हूम, रिप्लाई में आया पद्मिनी, ये आप कहिएगा एवरीबडी नोज पद्मिनी। एवरीबडी नोज हूम, एवरीबडी नोज पद्मिनी। ओके, पूरा डिस्क्राइब में कर देता हूं। तो इसका यदि आप रिप्लाई बना देते हैं तो रिप्लाई कुछ यूं बनेगा, एवरीबडी नोज पद्मिनी। अब यहां आप गौर कीजिएगा, तो हूम जिस क्वेश्चन से, क्वेश्चन मतलब हूम एक वर्ड है जो इंटरोगेटिव वर्ड है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके जवाब में कौन आया, पद्मिनी। तो यहां पर मैं यह भी कह सकता हूं कि यहां पद्मिनी क्या है, रिप्लाई ऑफ हूम है, रिप्लाई ऑफ हूम है। और पहले से हम लोग इसे क्या कह रहे हैं, नाउन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नाउन कह रहे हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा जो मैंने कहा कि रिप्लाई ऑफ हु के वजह से नाउन, रिप्लाई ऑफ हु के वजह से नाउन, और यहां पर भी रिप्लाई ऑफ हु के वजह से क्या हो गया, नाउन। ये मैं कह रहा हूं कि यही आपकी सोच होनी चाहिए, रिप्लाई ऑफ हु नाउन, रिप्लाई ऑफ हु नाउन, रिप्लाई ऑफ हु नाउन। अब इसमें आते हैं, इसमें हु का जवाब नहीं बन सकता। यदि मैं क्वेश्चन करूंगा एवरीबडी नोज हु, तो ये नहीं बैठता है, एवरीबडी नोज हुम का यह जवाब है, किसको जानता है हर कोई, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पद्मिनी हुम का रिप्लाई है, तो रिप्लाई ऑफ हुम, और ऊपर में आपको बताया गया है कि पद्मिनी नाउन है, नाउन होने का वजह क्या है, नेम है। मैंने यह देखा, साथ ही साथ जो पद्मिनी एवरीबडी नोज पद्मिनी नाउन बन रहा है, यह रिप्लाई ऑफ हुम भी बन ही जाता है, रिप्लाई ऑफ हूम बनता है। तो जिस तरह से हमने कहा कि हु को हमने साथ लेकर चला, इस बार हु को साथ लेकर चला, इस बार हम लोग क्या करते हैं, हुम को साथ लेकर चलते हैं। ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा है नाउन को, ये बस कह रहा है कि जिस तरीके से तुम नाउन को पहचानते हो उसी में एक और तरीका जुड़ रहा है, और वह तरीका जुड़ गया अभी हुम वाला। वह कॉन्सेप्ट फर्स्ट में हु का तरीका जुड़ता है, और यहाँ जुड़ा हुम वाला तरीका जुड़ गया। ओके, तो हमें ये पता चला कि जे हु के रिप्लाई होने के वजह से जब नाउन हो रहा था, तो हुम का रिप्लाई होने के वजह से भी क्या होता है, नाउन ही होता है। अब इसी में हम आगे बढ़ जाते हैं, इसको पूरी तरीके से क्लीन करके आगे बढ़ते हैं।
सारे मेथड कॉन्सेप्चुअल रहेंगे, क्योंकि ये अभी यदि आप अपने आप को बदलिएगा नहीं सीखने में, तो आगे का जो टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, फ्रेज और क्लॉज, उसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप अपने तरीकों को बदलें। अब वो तरीका बदलने के लिए मैं आपको प्रूफ कर रहा हूं, सबूत दे रहा हूं। एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, ही was killed by शुभम। ही was killed by शुभम। अब मैंने क्वेश्चन कर दिया, फिर मैं पूछूंगा क्या इसमें आपको नाउन दिख रहा है? तो कहिएगा जी सर, शुभम यहां पर मुझे नाउन दिख रहा है। किस वजह से? क्योंकि सर यह एक लड़के का नाम है, तो हम लोग इसे कहते हैं नाउन। मैंने कहा बखूबी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने अपना एक क्वेश्चन डाला। क्वेश्चन यूं डाला कि ही वाज किल्ड, उसे मार दिया गया यदि उसकी हत्या की गई है, बाय होम, किसके द्वारा? ही वाज, आपके रिप्लाई में ही वाज किल्ड बाय शुभम। मैंने क्वेश्चन पूछा ही वाज किल्ड बाय होम, किसके द्वारा मारा गया है? तो आपका फिर से रिप्लाई बनेगा ही वाज किल्ड बाय शुभम। ही वाज किल्ड बाय शुभम, ये बना ना आपका रिप्लाई। मेरा क्वेश्चन था हु वाज किल्ड बाय होम। मैंने आपसे क्वेश्चन किया हु वाज किल्ड, ही वाज किल्ड बाय होम। आपने जवाब दिया ही वाज किल्ड बाय शुभम। तो यहाँ जो होम है, जो क्वेश्चन कर रहा था, इसके जवाब में आया है शुभम। तो मैं इसे क्यों ना कह दूं कि रिप्लाई ऑफ होम है। ये किसका रिप्लाई है? होम का रिप्लाई है, तो रिप्लाई ऑफ होम। और यहीं आप शुभम को ऊपर में कह रहे थे नाउन, क्यों कह रहे थे? नेम की वजह से। अब इसमें एक और जानकारी ऐड कर दीजिए, कर देते हैं रिप्लाई ऑफ होम, होम का रिप्लाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये रिप्लाई ऑफ होम करने की वजह से इसमें कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है शुभम में, ये अभी भी नाउन ही है। बस मेरा कहने का मतलब है कि नाउन को आइडेंटिफाई करने में होम भी यदि आपकी मदद कर सकता है, इसमें कौन सी बुरी बात है? आपके प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए यदि आपके पास एक सॉल्यूशन अवेलेबल है, लेकिन उसके साथ एक और सॉल्यूशन आ रहा है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? रखिए उसको, आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसा यूज कीजिए। आप नेम की तरफ से जाना चाहते हैं कि होम की तरफ से जाना चाहते हैं? अब आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशन रहेंगे, ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे, तभी ना आप बहुत कुछ कर पाइएगा। इसलिए हमें ऑप्शंस रखना है अपने पास। एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको टॉपिक को समाप्त कर देते हैं, कॉन्सेप्ट सेकंड को। दिस प्रोग्राम हैज बीन launched by नरेंद्र मोदी। यह क्वेश्चन है कि दिस प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय नरेंद्र मोदी। अब इसमें पूछा जाएगा कि इसमें नाम है, कहिएगा बिल्कुल सर, नरेंद्र मोदी नाम है। इट इज अ नेम बिकॉज इट इज नाउन। चलिए आ जाते हैं, तो इसको नेम कहते हैं। नेम कहने की वजह से इसको हमने क्या कह दिया? नाउन। लेकिन मेरा क्वेश्चन यह वही रहेगा, दिस प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय whom? दिस प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय whom? बताइए whom का रिप्लाई क्या होगा कि यह प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है या किन के द्वारा? जैसा आप हिंदी निकालना चाहें, आप पर डिपेंड करता है। तो रिप्लाई में आपको वही आ जाएगा कि दिस प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नरेंद्र मोदी, यानी आंसर में आप लिखते हैं नरेंद्र मोदी। ये आपको रिप्लाई में आया। तो मैं फिर से वही कहूँगा, ये क्या हो गया? रिप्लाई ऑफ होम है। और होम का रिप्लाई है तो मैं इसे क्या कह रहा हूँ? नाउन कह देता हूँ। अब वही बात रही कि यहाँ जो रहा, जब हम लोग कहते हैं कि नेम होने के वजह से नाउन है, तो उसमें एक बदलाव कर देते हैं। अब हम लोग कहेंगे कि होम का रिप्लाई होने की वजह से नाउन है। यहाँ भी कह दीजिए नेम के वजह से नाउन नहीं कहेंगे, रिप्लाई ऑफ होम के वजह से क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ जो नरेंद्र मोदी है नाम लिखा गया, यह रिप्लाई ऑफ होम बनता है। तो हमें ये नहीं कहना कि यह नेम है जिस वजह से ये नाउन है, हमें कहना है कि रिप्लाई ऑफ होम की वजह से क्या है? नाउन है।
कॉन्सेप्ट फर्स्ट में हम यह देख पाते हैं कि हु का रिप्लाई नाउन, कॉन्सेप्ट सेकंड हमने देखा हुम का रिप्लाई है तो नाउन। और आप गौर करके देखिएगा, आपका जो एक सलीका या जो भी कह सकते हो वे रहता है कि हाँ हम लोग नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए नाम का होना जरूरी है, आगे जाके बुरी तरीके से हम लोग फंसने वाले हैं यदि यह तरीका आप इसको आगे परस्यू करते हैं। तो आपको इसको अवॉइड करके, निगलेक्ट करके, इग्नोर करके आपको आगे के बारे में सोचना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है कि आगे क्या क्या प्लानिंग की जाए ताकि फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम ना हो। नाउन को नेम के बेसिस पे पहचाना इज अ बेसिक पॉइंट, बट इफ यू वांट टू क्रिएट योर फ्यूचर इन ग्रामर यू हैव टू लर्न अनदर वे, and that is the way to identify noun is the reply of who or whom। यदि आप reply of who और whom सीख जाते हैं तो आने वाला टॉपिक का बहुत सारा क्वेश्चन आपको डील हो जाएगा। और जिन बच्चों को ये पता है कि नाम होने के वजह से नाउन है, वो ग्रामर में अनेकों जगह फंस जा सकते हैं। कुछ ऐसे शब्द जो नाउन है लेकिन आपको लगेगा कि नहीं कि वह नाउन है, और उस सिचुएशन में आप नाम खोजते रहिएगा, आपको नाम मिलेगा नहीं। लेकिन जिन्होंने अपने आप को अपडेट कर लिया, जिन्होंने हु और हुम का तरीका सीख लिया है, वो वहाँ पे तुरंत निकल जाएंगे, सटीक से निकल जाएंगे, देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन फ्यूचर। सो हमें क्या करना है, अपने आप को अपडेट करना है अलग अलग मेथड से। और यह तरीका आप जिसको आप नाउन कह सकते हैं ना, उस पर भी लागू होगा, और जो आपके माइंड में लगेगा कि नाउन नहीं हो सकता है जो कि वास्तव में है, उस पर भी यह तरीका फिट बैठ सकता है। तो हमें सब कुछ को डिटेल्ड एनालिसिस करके निकलना है। ओके, चलिए तो अब इसमें एक चीज़ जानकारी ले लेते हैं कि कॉन्सेप्ट फर्स्ट और कॉन्सेप्ट सेकंड को यदि मिला दें, कॉन्सेप्ट फर्स्ट और कॉन्सेप्ट सेकंड को, तो इसमें पता चला कि नाउन को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए अभी तक आपके पास दो हथियार आए हैं। एक है रिप्लाई ऑफ हु और दूसरा है हमारे पास रिप्लाई ऑफ हुम। इस दोनों हथियार को संभाल कर रखिए। ग्रामर में आने वाले बहुत सारे रूल्स को इसी से धज्जी उड़ाना है। यह हथियार आपको दिया जा रहा है ताकि ग्रामर में जितने सारे रूल्स आने वाले हैं उनको इसी मेथड से उड़ाते चलना है, रगड़ते चलना है, छोड़ना नहीं दुश्मन को। बस हथियार पहना रखिए, मजबूत रखिए। कहने का मतलब है बेसिक अपना पावर बनाइए। जिसका बेसिक मजबूत है ना, ध्यान रखिएगा, उसके आने वाले में कोई भी प्रॉब्लम्स को झेल सकता है, जितनी भी आ सकते हैं। तो अपने बेसिक पे काम कीजिए, बेसिक को मजबूत बनाइए, बेसिक को हद से ज़्यादा टाइम दीजिए, सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए बेसिक को मजबूत करने में। एक पौधे को यदि बड़ा बनाना है तो सबसे पहले उसका जड़ मजबूत होना चाहिए। हम लोग किसी पौधे को जब लगाना शुरू करते हैं तो लगाने में उसके पत्तों को पानी नहीं दिया जाता है, जड़ को पानी दिया जाता है। जड़ को पानी दीजिएगा तो पत्ता खुद हरा भरा हो जाएगा और वृक्ष भी विशाल बनेगा। और यदि आप जड़ को पानी देके पत्तों के ऊपर से भी लहराते रहिएगा तब आगे ध्यान रखिएगा आपका जड़ कमज़ोर हो जाएगा। और स्टूडेंट लाइफ के लिए याद रखिए, आपके लिए 18 से लेकर जो 30 का उम्र होता है, ऐसे कहा जाए 25-27 कहा जाए तो मिल नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको 30 कहता हूँ। किसी भी स्टूडेंट को ध्यान रखिएगा अपने लाइफ में 18 से 30 तक की उम्र में कड़ी मेहनत करनी चाहिए, हद से ज़्यादा। यदि आपके लाइफ प्रॉब्लम्स नहीं है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट कीजिए जिससे आप निखर सकते हैं। हर स्टूडेंट को 18 से 30 की उम्र पे सबसे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, और यही एज होती है जिसमें आप अपने आप को निखार सकते हैं। ढेर सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको सॉल्यूशन में डालिए, वर्क कीजिए, एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, इन्वेंट कीजिए। जो करना है 18 to 30 में आप जिंदा रहिए, मरिए नहीं। 18 से 30 की उम्र में किसी भी इंसान को मरना नहीं चाहिए। अब मरने की बात जब मैं करता हूँ तो मैं माइंड से बात करता हूँ, मैं बार बार इसकी बात करता हूँ। यहाँ से नहीं मरना है। इसमें बहुत सारे आपको फेलियर्स कहेगा कि माइंड आप फेल कर देंगे, फेल करेंगे। नो प्रॉब्लम, होने दीजिए फेल। फेल भी वही इंसान होगा जिसने ट्राई किया है, और ट्राई करने के बाद या तो फेल नहीं तो सक्सेस। और फेल कभी कोई होता नहीं है। आज तक दुनिया में कोई फेल हुआ है? आप साइंस के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाते होंगे, उसमें देखा जाता है कि ये साइंटिस्ट का ये थ्योरम गलत हो गया, बाद में अपडेट करके लाया गया कि दूसरे साइंटिस्ट ने कहा कि ऐसा होना चाहिए। अरे भाई, तो पहला वाला गलत हुआ तब ना दूसरे वाले ने सोचा कि यह गलत हुआ, तब वो आगे बढ़ा। तो फेलियर जो है आपको सक्सेस की ओर ले जाता है। तो कभी भी हर इंसान को ध्यान रखिएगा, सक्सेस पे बाद में काम करे, पहले फेलियर पे काम करें। फेलियर कहने का मतलब है कि आप में खामियां क्या हैं, खामी पे काम करो ना। खामी दूर हुई
अच्छाई ऑटोमेटिक आएगी। तो काम किस पे करना है? काम में आप में प्रॉब्लम्स क्या हैं, डिस्ट्रैक्शन क्या है, आप किस वजह से स्टडी नहीं कर पाते, किस वजह से आपका ब्रेन वर्क नहीं कर पा रहा है, उस पे वर्क कीजिए। वो हटा, सक्सेस झक मार के आएगी। तो काम करना है अपने खामी पर, अपने प्रॉब्लम्स पे। सॉल्यूशन सक्सेस ये तो गॉड गिफ्टेड है, आनी ही है, पहले खामी तो दूर कर लो। सिंपल सा लॉजिक है, सक्सेस की तरफ भागना ही नहीं है। भागना किसकी तरफ है? अपने आप को अपडेट रखिए, इंप्रूव रखिए, सब कुछ कीजिए, अपनी खामी को भरते जाइए, दूर करते जाइए, सक्सेस आती रहेगी। इधर से खामी गया, सक्सेस आया। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे के टॉपिक्स मिलते हैं, तब तक ले टेक केयर, मिलते हैं बाद में।